Okay, so Bismillahir Rahmanir Rahim. From this lecture, we are starting with the railway engineering section, which is the last section of transportation engineering one. ठीक है, तो हमने थ्री सेक्शंस में मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हमारा पूरा कोर्स में थ्री सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड किया है. ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पोर्शन है इसमें, और साथ में जो अदर मोड्स हैं उसमें हम रेलवे इंजीनियरिंग और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को इंट्रोडक्टरी जो है वो डिस्कस करेंगे. So we have completed with the airport engineering section. Now in today's class, or from today's class, we will start with the railway engineering. Beginning, or let's with the definition of railway engineering. क्या है? It's a branch of civil engineering, or you can say it's the branch of transportation engineering, which deals with the planning, design, construction, operation, and maintenance. तो ये वही 5 फेजेस से हमने डिफिनीशन बनाई है. ठीक है, कि वो ब्रांच जिसमें हम सबसे पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन हो उसमें सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, फिर उसके बाद डिजाइन. जी सर ما وختیا سي جوائن کړو د 1214 سر دا یو منټ پکې زه آفلاین شوم سر نو تاسو اټینډنس واغښت. हाँ सही है, खैर लास्ट के ब्याह हुआ है. सही है. ओके सर. प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. सो ये 5 फेजेस हैं. ठीक है, and in those 5 phases every civil engineering is project goes through these 5 phases. तो जब हम रेलवे इंजीनियरिंग की डिफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या होगा? इट विल बी द प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स. ठीक है, तो जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन है या डिजाइन है या मेंटेनेंस है, इन ऑर्डर फॉर सेफ एंड इफिशिएंट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स. ठीक है, इज कॉल्ड रेलवे इंजीनियरिंग. व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग? देयर आर 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स. चाहे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, चाहे आप रोड बना रहे हैं या चाहे आप रेलवे ट्रैक्स बना रहे हैं, दोनों के तकरीबन ऑब्जेक्टिव सिमिलर हैं. और वो क्या है? इट शुड बी सेफ and it should be rapid and as well as economical. ठीक है, तो सेफ्टी एंड इकोनॉमी जो है वो रेलवेज की जो है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होती है. थोड़ा सा हम अगर हिस्ट्री की तरफ चले जाएं तो रेलवे की हिस्ट्री, जितनी भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे रेलवे, एयरपोर्ट, हाईवेज, तो इन तमाम में से जो सबसे पुरानी है वो and that is linked with the human civilization or development of civilization, that is railways. ठीक है, और शुरू में जो है जब लोग रेलवे का कॉन्सेप्ट नहीं था तो they used to carry loads by head, यानी सर के ऊपर जो है वो अपना लोड कैरी करते थे, या एनिमल ड्रॉन कार्ट्स जो होती थी वो उनके थ्रू जो है वो लोड को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता था. बाद में तरक्की होती गई एंड दे हैव बीन रिप्लेस्ड थ्रू एनिमल पावर विद मैकेनिकल पावर. तो पहले जब क्या था, एनिमल्स के थ्रू वो लोड्स को ट्रांसफर करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो जाके कन्वर्ट हुआ इनटू मैकेनिकल पावर, और मशीनरी के थ्रू फिर जाके मशीन्स के थ्रू या लोकोमोटिव्स के थ्रू जो है वो फिर ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट जो है उसकी स्टार्ट हो गई. इन अब वो लोकोमोटिव्स जो थे या स्टीम इंजन्स जो थे, दैट दे बिगिन इन 1769. जो पहला निकोलस कॉर्नॉट का नाम आपने सुना होगा, स्टीम इंजन सबसे पहले उसने बनाया था. ठीक है ना, जिसको हम कॉर्नॉट इंजन भी कहते हैं. आप लोगों ने फिसी या मैट्रिक में पढ़ा होगा. तो निकोलस कॉर्नॉट ने इन 1769, he was a French scientist or an engineer who developed steam engine. ठीक है, जिसने एक स्टीम इंजन बनाया. फिर उसके बाद उस स्टीम इंजन से स्टीम लोकोमोटिव जो था वो 1804 में रिचर्ड थ्रेवटिक, एक दूसरा इंजीनियर था, who used this
नॉलेज ऑफ स्टीम एनर्जी एंड स्कॉर्नॉट का जो कंसेप्ट था उसको इस्तेमाल किया और उससे उसने एक स्टीम लोकोमोटिव बनाया। ठीक है, इंजन से उसने एक लोकोमोटिव बनाया इन 1804। अब वो जो लोकोमोटिव था वो बेसिकली जो प्लेन सरफेस होती है उसके ऊपर जो है वो ड्रैग कर सकता था चीजों को एक जगह से दूसरी जगह। फिर उसी नॉलेज को परफेक्ट डिजाइन की तरफ लेके गया बाय जॉर्ज स्टीफेंसन इन 1814, जिसने पहला फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव यूज्ड जो है वो बनाया फॉर ट्रैक्शन ऑन रेलवेज, जो रेल लोकोमोटिव जिसको कहते हैं। एक रोड के ऊपर लोकोमोटिव था, एक रेल के ऊपर लोकोमोटिव। रेल मतलब जो पटरियां होती है ना, उसके ऊपर जो पहला लोकोमोटिव बनाया दैट वाज जॉर्ज स्टीफेंसन। ठीक है, इन 1814। ठीक है, उसके बाद जब लोकोमोटिव बन गया तो फर्स्ट पब्लिक रेलवे इन द वर्ल्ड वो 1825 में सबसे पहले यूके में स्टार्ट किया गया था, जो पहला रेलवे ट्रैक था फॉर पब्लिक यूज, जिसमें लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रेवल करते थे। एंड दैट बिगिन इन 1825 इन द यूके। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बाकी यूरोप में भी और मुख्तलिफ कंट्रीज में, यूएस में भी तरक्की होती गई और उन्होंने भी इसको अडॉप्ट करना शुरू किया। और 1833 में जो है वो यूएस में रेलवेज जो है वो स्टार्ट हुई। उसके बाद जर्मनी में 1835 में स्टार्ट हुई रेलवेज। अगर हम इंडिया की बात करें, जो उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट था बरसगीर पाक इंडिया, तो यहाँ पे 1853 में जो फर्स्ट रेलवे लाइन था वो खोला गया था। उसके बाद अगर हम नीचे आए और जब खोला 1853 में जो पहली रेलवे ट्रेन के थ्रू जो फर्स्ट ट्रिप थी दैट वाज बिटवीन बम्बई एंड थाना। उसके बाद 1861 में, बिकॉज कराची वॉज वन ऑफ द बिग सिटीज, और यहाँ से फ्रॉम कराची टू कोटड़ी जो था वो 1861 में पहला जो फर्स्ट रेलवे लाइन था वो बन के खोल दिया गया था फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और उसकी जो पहला जिसकी तकरीबन लंबाई जो थी वो 169 किलोमीटर थी। अच्छा, तो आप इसमें इसकी डेवलपमेंट को अगर आप देखें तो जब स्टार्ट लिया गया था तो इसकी स्पीड तकरीबन 12 माइल्स पर आवर के करीब करीब थी, और धीरे धीरे इतनी तरक्की होती गई कि ये तो किताब से मैंने उठाई है जो कि उन्होंने कहा है कि तकरीबन 375 माइल्स पर आवर तक पहुंच चुका है। लेकिन जो अभी जो बुलेट ट्रेन बन गई है उनकी स्पीड इनसे भी ज्यादा है, तकरीबन वो 400-500 किलोमीटर पर आवर तक उनकी स्पीड जा चुकी है ऑफ द बुलेट ट्रेन। तो आप खुद देखें कि डेवलपमेंट जो थी स्टार्टेड विद स्टीम इंजन, देन विद स्टीम लोकोमोटिव, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो इतनी उनकी एडवांसमेंट आ गई कि वो बुलेट ट्रेन का जमाना शुरू हुआ आजकल का जो जमाना है। और वो तकरीबन स्पीड उसकी अराउंड मोर देन 350 टू 400 किलोमीटर माइल्स पर आवर, 375 माइल्स पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते थे कि पहले जो थी वो इस तरह की जो है वो कार्ड्स बनाई गई थी। फिर उसके बाद उसके साथ लोकोमोटिव यानी जो इंजन था वो उसके साथ लगा दिया गया, और वो उस इंजन के थ्रू जो है वो फिर लोग जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस इनटू अनदर प्लेस। फिर उसके बाद धीरे धीरे फर्दर डेवलपमेंट होगी और इस तरह की ट्रेन्स जो हैं जो कि आजकल जो है वो आजकल तो खैर आजकल भी इसी तरह की हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि उसमें ज्यादा तब्दीली नहीं आई है। लेकिन फिर उसके बाद इस तरह की एडवांसमेंट होगी और इस तरह के ट्रेन्स जो थे बड़े इंजन के साथ और बड़ी जो है वो लोकोमोटिव्स के साथ, लार्ज नंबर ऑफ लोकोमोटिव्स के साथ उसकी जो है वो बनना शुरू हुई। और फिर उसके बाद इस तरह की ट्रेन्स जो कि आजकल पाकिस्तान में अभी भी चलती हैं। ठीक है, एंड फाइनली the era of the bullet trains have come, जिसमें आप देख सकते हैं कि दुनिया जो है वो
रेल ट्रांसपोर्ट में काफी आगे जा चुकी है। नाउ ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री थी, जस्ट टू गिव यू द बैकग्राउंड ऑफ रेलवेज इन थ्रू इन पाकिस्तान एज वेल एज थ्रू आउट द वर्ल्ड। अच्छा, देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रेलवे ट्रैक। ठीक है, जो रेलवे ट्रैक होती है उसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की कंपोनेंट्स होती हैं। एक कंप्लीट रेलवे ट्रैक इन 4 कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें रेल्स शामिल होती हैं। व्हाट आर रेल्स? ये जो 2 आपको स्टील गर्डर्स नजर आ रही हैं, दीज 2 स्टील गर्डर्स आर कॉल्ड रेल्स। उसके बाद दूसरा जो है दैट इज बिलास्ट। बिलास्ट क्या होते हैं? बिलास्ट ये जो आपको स्टोन एग्रीगेट्स नजर आ रही होती हैं, ये देखें बीच में ये आपको एग्रीगेट्स नजर आ रही हैं। ये इन एग्रीगेट्स को इनको हम स्पेशल नेम देते हैं और इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। दे आर कॉल्ड बिलास्ट, BALLAST, बिलास्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें है स्लीपर्स। स्लीपर्स क्या होती हैं? ये जो आपको तख्ते नजर आ रहे हैं ना, ये लकड़ी के, दीज आर कॉल्ड स्लीपर्स, दीज आर कॉल्ड स्लीपर्स। उसके बाद जो 4th है वो है फास्टनिंग्स। फास्टनिंग्स मींस ये जो आपको नट्स और बोल्ट्स मुख्तलिफ किस्म की नजर आ रही है, दीज आर कॉल्ड फास्टनिंग्स। अभी मुख्तलिफ किस्म की फास्टनिंग्स हैं, इसमें आगे हम इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट ये जो 4 है ये मेन कंपोनेंट्स हैं ऑफ अ रेलवे ट्रैक। अब रेलवे ट्रैक में क्या क्या चीजें हैं? रेल गर्डर्स, जिसको हम रेल्स कहते हैं। ठीक है, अक्सर हमारे यहाँ कंफ्यूजन होती है, रेल और ट्रेन में फर्क होता है। हम जिसको रेल समझते हैं वो रेल अलग है और ट्रेन अलग है। तो रेल इज बेसिकली ये जो ट्रैक होती है, या जो स्टील गर्डर्स हैं उसको हम कहते हैं रेल। और ट्रैक और जो उसके ऊपर लोकोमोटिव्स मूव करती हैं, दे आर कॉल्ड ट्रेन्स। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं। रेल विच आर द स्टील गर्डर्स, बेलास्ट दी जो स्टोन एग्रीगेट्स हैं, स्लीपर्स ये जो आपको वुडन प्लैंक्स नजर आ रही हैं, दीज आर स्लीपर्स। और उसके बाद है हमारे पास फास्टनिंग्स। तो फास्टनिंग्स क्या है? ये जो नट्स हैं मुख्तलिफ किस्म की और मुख्तलिफ किस्म की बोल्ट्स हैं, दीज आर कॉल्ड फास्टनिंग्स। इसको आप फर्दर यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये जो वुडन प्लैंक्स है, दीज आर कॉल्ड स्लीपर्स। और यहाँ पे जो है ये फास्टनर्स हैं, ये नट्स और बोल्ट्स आपको नजर आ रही है। ये जो एग्रीगेट है, दिस एग्रीगेट इज कॉल्ड बिलास्ट। और ये जो स्टील गर्डर्स आपको नजर आ रही हैं, दीज स्टील गर्डर्स आर कॉल्ड रेल्स। अच्छा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो मुख्तलिफ किस्म के बोल्ट्स हैं, ये जो एक अलहदा सी प्लेट हैं जो दो रेल्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरे हमारे इसके ऊपर एक अपना लेक्चर है, सेपरेट लेक्चर है। तो दीज आर कॉल्ड फिश प्लेट्स। फिश प्लेट्स क्या होती हैं? ये जो 2 गर्डर्स हैं उसको आपस में जोड़ने के लिए फिश प्लेट इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा ये दिस इज बिलास्ट, दीज आर स्लीपर्स, दीज आर स्टील रेल्स। ठीक है, ये फिश प्लेट हैं। और फिश प्लेट के साथ ये जो बोल्ट्स हैं अपनी लगी हुई हैं, जो फिश प्लेट को जोड़ती हैं विद द रेल गर्डर्स, दीज बोल्ट्स आर कॉल्ड फिश बोल्ट्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड फिश बोल्ट्स। और इसके साथ साथ जो है स्पाइक्स होती हैं। स्पाइक्स बेसिकली कील की तरह काम करती हैं, यानी इस रेल को इस स्लीपर्स के साथ जोड़ने के लिए स्पाइक्स जो हैं वो यूज की जाती हैं। एंड दीज स्पाइक्स को हम, इन अदर वर्ड्स वी कैन से, दे आर जस्ट बिहेविंग और एक्टिंग लाइक नेल्स। ठीक है, जिस तरह कील्स होती हैं जिसको ठोका जाता है इनटू द वुडन सरफेस, तो दीज आर बिहेविंग लाइक दैट। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह जो हमारा इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दिस इज हाउ द क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक इज। नीचे फॉर्मेशन होती है जो कि लैंड फिल होता है या लैंड नेचुरल टेरेन होती है, ग्राउंड सरफेस होता है। उसके बाद बिलास्ट डाली जाती है, बिलास्ट इज द स्टोन एग्रीगेट। उसके बाद उसके ऊपर जो है वो स्लीपर्स लगाए जाते हैं जो कि वुडन भी हो सकती हैं, स्टील की भी हो सकती हैं और
कंक्रीट की भी बनाई जा सकती है। मुख्तलिफ किस्म के स्लीपर्स हैं हमारे पास, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो है रेल्स हैं, ठीक है, दीज आर द टू रेल्स, और टू रेल्स के दरमियान जो फासला होता है वी कॉल दिस गेज, ठीक है, वी कॉल दिस गेज। तो दिस इज हाउ अ टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक लुक्स लाइक। अच्छा, ये हमारे पास हमने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं, जिसमें रेल्स हैं, बेलास्ट हैं, स्लीपर्स हैं और फास्टनिंग्स हैं। तो हमारा एक एक के ऊपर सेपरेट लेक्चर होगा। आज का जो लेक्चर है उसमें हम ज्यादातर जो डिस्कशन करेंगे वो रेल्स के हवाले से करेंगे कि ये स्टील जो गर्डर्स हैं ये क्या होती हैं और उनकी क्या टाइप्स हैं और किससे बनाई जाती हैं। ये सारी डिस्कशन जो है वो रेल्स के हवाले से इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ओके, सो बिगिनिंग विद द रेल कंपोनेंट, ठीक है। अब रेल्स क्या होती हैं? बेसिकली दीज आर टू पैरेलल लाइंस एंड प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स। ट्रेन की मूवमेंट के लिए जो टू पैरेलल लाइंस जो हैं वो स्टील की जो टू पैरेलल लाइंस बनाई जाती हैं या प्रोवाइड की जाती हैं, दीज आर कॉल्ड रेल्स। अब ये जो है चूंकि डायरेक्ट जो सबसे पहला फोर्स जो इनिशियल फोर्स है फ्रॉम द ट्रेन वो डायरेक्टली किसके ऊपर आता है? इन गर्डर्स के ऊपर आता है, इन स्टील जो है वो गर्डर्स के ऊपर आता है, रेल्स के ऊपर आता है। दैट इज व्हाई दे आर मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील। इनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रखी जाती है क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो है वो इन्हीं में जनरेट होता है, क्योंकि दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ट्रेन, ठीक है ना। इट हैज एन इन्वर्टेड टी और आई शेप्ड क्रॉस सेक्शन। इनका जो क्रॉस सेक्शन है ये स्टील स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि दो तरह की मुख्तलिफ किस्म की सेक्शंस होती हैं, एक स्टील की, एक टी सेक्शन होता है, एक आई शेप्ड सेक्शन हो सकती हैं। टी का मतलब क्या है कि इट लुक्स लाइक अ टी, यानी उसका बॉटम जो है वो फ्लैट होता है और इस तरह सरफेस जो हेड है वो स्मॉल होता है। और आई शेप मतलब उसका टॉप और बॉटम दोनों ऑफ द सेम शेप एंड डायमेंशंस हो, दे आर कॉल्ड आई शेप क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखें, दिस इज अ काइंड ऑफ टी शेप, यानी उसका बॉटम जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और टॉप जो है वो थोड़ा सा स्मॉलर इन साइज है। और आई शेप भी हो सकती है, यानी अगर टॉप और बॉटम बिल्कुल बराबर हों, दैट कुड बी काइंड ऑफ आई शेप्ड सेक्शन। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेल्स? रेल्स का फंक्शन क्या है, क्यों रेल्स प्रोवाइड करते हैं? तो सबसे पहला फंक्शन इसका ये है कि दे प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस एंड लेवल सरफेस, ठीक है, लेवल सरफेस। क्योंकि रेल को या गाड़ी को जो ट्रेन होती है उनके व्हील्स को एक स्मूथ और लेवल सरफेस चाहिए होता है। अब वो स्मूथ और लेवल सरफेस रोड तो प्रोवाइड नहीं करता ना, वो स्मूथ और लेवल सरफेस जो है वो जाके रेल की जो गर्डर्स हैं, जो पटड़ियां हैं, ये दे प्रोवाइड अ स्मूथ एंड लेवल सरफेस फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रेन। नेक्स्ट क्या है? दे प्रोवाइड अ वेरी स्मूथ सरफेस, क्योंकि जितना फ्रैक्शन कम होगी उतनी ही जो है स्पीड ऑफ द ट्रेन वुड बी हायर। फ्रैक्शन कम होगी तो उस कम फ्रैक्शन की वजह से जो है वो स्पीड वुड बी हायर। दैट इज व्हाई रेल के जो गर्डर्स हैं दे प्रोवाइड अ वेरी स्मूथ सरफेस, एंड दैट इज द रीजन कि उनकी स्पीड उस हिसाब से फिर ज्यादा होती हैं। ऑल्सो दे सर्व एज अ लेटरल गाइड। लेटरल गाइड का क्या मतलब है? यानी जो व्हील्स हैं, ट्रेन के जो व्हील्स हैं वो उसी के ऊपर मूव कर रही होती हैं। तो जिधर जिधर जो है वो रेल की जो गर्डर्स हैं जिस डायरेक्शन में जा रही होती हैं, ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, ट्रेन के अंदर कोई स्टेयरिंग वगैरह नहीं होता जिस तरह नॉर्मल गाड़ी में स्टेयरिंग होती है। तो ट्रेन जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रेल्स मूव करती हैं। जिस तरह रेल जा रही होती है जिस डायरेक्शन में, बिल्कुल उसी के ऊपर ये जो है फ्री मूवमेंट कर रहा होता है। तो ट्रेन में सिर्फ स्टॉप और स्टार्ट का ऑप्शन है, बाकी जो है इसके अंदर डायरेक्शन चेंज करने के लिए कोई अंदर गाइडेंस मौजूद नहीं होती। ये डायरेक्शन खुद ब खुद अलोंग द रेल जो है वो मूव कर रहा होता है ट्रेन। इसके बाद क्या है? कैरीज, और इसका लास्ट और इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ट्रांसमिटिंग द लोड। यानी क्या करता है ये ट्रेन और लोकोमोटिव का पूरा जो वजन है, जो लोड है,
वो ट्रांसमिट करता है टू द सरफेस, नीचे जो सरफेस है, जो बेलास्ट है, जो स्लीपर्स हैं, उनके थ्रू फिर नीचे जो ग्राउंड सरफेस है। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली दीज रेल्स आर हेल्पिंग आउट इन ट्रांसफरिंग द लोड फ्रॉम द ऑफ द ट्रेन टू द सरफेस थ्रू बेलास्ट एंड स्लीपर्स। ठीक है, यानी बेलास्ट और स्लीपर की मदद से सबसे पहले लोड ट्रेन का जो है वो रेल के ऊपर आएगा, रेल से फिर जाके स्लीपर्स के ऊपर चला जाएगा, स्लीपर से फिर जाके बेलास्ट के ऊपर चला जाएगा, और बेलास्ट से फिर नीचे ग्राउंड की तरफ चला जाएगा। तो ये इनका लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है। तो ये रेल्स क्या करती हैं, बेसिकली लोड को ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम इटसेल्फ towards the sleepers and to the ballast. We have different types of rails. Basically हमारे पास 3 types of rails होती हैं शेप के हवाले से। एक है डबल हेडेड रेल। डबल हेडेड नाम अगर आप देखें, डबल का मतलब क्या है, 2, हेडेड का मतलब क्या है, हेड्स, 2 heads. A girder or a rail which has 2 heads, that is basically called a double headed rail. बुल हेडेड रेल, बुल क्या किसको कहते हैं, बुल किसको कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में बुल किसको कहते हैं सर, उसका उर्दू क्या है? बुल तो सर गाय, बैल को कहते हैं ना सर, बैल को कहते हैं। एग्जैक्टली ठीक है। तो बुल हेडेड, व्हाई इट इज कॉल्ड बुल हेडेड रेल, बिकॉज द शेप ऑफ दिस रेल रिजेंबल्स टू द हेड ऑफ अ बुल। ठीक है, बिल्कुल बुल की हेड की तरह होता है। कैसे, यानी बुल का हेड कैसे होता है, जो टॉप है उसका जो हेड है वो बड़ा होता है, और नीचे जो है उसका वो स्मॉलर साइज में होता है। तो जो टॉप है वो द हेड इज लार्जर इन साइज, and the bottom, which is the foot, that is smaller in size. So it resembles to the head of a bull. That is why they are called bull-headed rails. और लास्ट में है flat-footed rails. Flat-footed का क्या मतलब है, फ्लैट फुट यानी ऐसी रेल जिसका फुट जो है, जो नीचे बॉटम जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो, तो that is basically called a flat-footed rail. Is this clear now? We have 3 types. Double headed rail which has 2 heads, yani the top and the bottom resembles just like the same, and they are called 2 headed rails, double headed rails. Bull headed rails in which the head is larger in dimension compared to the foot or to the bottom. And the flat footed rail means in which the foot, which is the bottom surface, it's flat. ठीक है, एंड इट गिव्स अ वाइडर एरिया फॉर लोड ट्रांसमिटिंग। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डबल हेडेड रेल। तो दीज वर द रेल्स व्हिच यूज्ड इन द बिगिनिंग। सबसे पहले जो रेल्स इस्तेमाल की गई थी वो डबल हेडेड रेल्स जो है वो बनाई गई थी। अब वो जो डबल हेडेड रेल है वो ये पुरानी बात हो रही है, मतलब जो सबसे इनिशियल में इन द स्टार्ट, इन द बिगिनिंग जो सबसे पहले ट्रैक्स बनाए गए थे वो डबल हेडेड रेल्स की बनाई गई थी। अब जो डबल हेडेड रेल है दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। एक अपर टेबल है, दूसरा वेब है, और तीसरा लोअर टेबल है। यहाँ इस इमेज में आप देख सकते हैं, देखें ये टॉप जो है दिस इज कॉल्ड अपर टेबल, यानी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दिस टॉप इज कॉल्ड अपर टेबल, एंड दिस बॉटम इज कॉल्ड द लोअर टेबल, एंड दिस सेंटर पोर्शन इज कॉल्ड द वेब। ठीक है, वेब, अपर टेबल एंड लोअर टेबल। सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 sections, 3 portions, 3 components or 3 parts. The top one is called the upper table, the lower or the bottom one is called the lower table, and the center one is called the web. ठीक है, अब इसकी why we call it double headed rail? Why we called it? कौन मुझे कोई आंसर कर सकता है? Somebody can answer. Why we call it? सेम होते हैं, डबल होते हैं। शाबाश। Why? Because ये जो अपर टेबल है और लोअर टेबल है, the dimension and the shape as well as the size, everything is exactly the same for the upper table as well as for the lower table. So that is why इसको double headed rail कहा जाता है, because the head
and the bottom is resembles exactly the same. अब इसके बनाने का इसके बिहाइंड जो कंसेप्ट था बनाने का या जो आइडिया था वो क्या था? The idea behind using these rails was that when the head was worn out in course of time, the rail can be inverted and reused. इसके बनाने के पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि जो हेड है उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी पहले देखें, जब शुरू में रेल बनाई जाती है तो ये देखें, इसका ये हेड जो है इसके ऊपर ट्रेन का जो ट्रेन व्हील जो है वो उसके ऊपर मूव कर रही होती है। तो इस्तेमाल विथ टाइम ये वोर्न आउट हो जाता है, ये खराब हो जाता है ना, वेयर एंड टियर इसमें आ जाता है। तो जब ये खराब हो जाएगा तो फिर क्या किया जाता था? इसके पीछे कंसेप्ट ये था कि इसको उलट किया जाएगा, इसको इन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो उलट करेंगे तो फिर क्या होगा? इसका जो खराब साइड होगा वो नीचे चला जाएगा और जो सही वाला साइड तो नीचे होगा ना, वो तो ऑलरेडी जमीन के अंदर होगा। वो जब रोटेट होगा तो ये इसके पीछे कंसेप्ट ये था कि ये दोबारा जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसकी सर्विस लाइफ जो है वो डबल हो जाएगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? पहले ये सरफेस वोर्न आउट होगा क्योंकि इट विल बी डायरेक्ट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द व्हील ऑफ द ट्रेन। फिर जब ये इस्तेमाल हो जाएगा तो फिर उसको इन्वर्ट करेंगे और फिर ये नीचे वाला जो सरफेस है जो कि टॉप पे आ जाएगा, इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह जो डबल हेडेड रेल्स हैं उनकी सर्विस लाइफ ऑलमोस्ट डबल होगी। इट विल सर्व ऑलमोस्ट 2 times। बट जब इसको इस्तेमाल किया गया तो इस्तेमाल के बाद देखा गया कि बट दिस आइडिया सून टर्न आउट टू बी रॉन्ग। ये जो आइडिया जिसके पीछे ये बनाया गया था वो गलत साबित हुआ। क्यों? बिकॉज ड्यू टू कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट ऑफ द लोअर टेबल विद द चेयर, द लोअर सरफेस बिकम्स रफ। क्योंकि ये जो लोअर टेबल है इसको चेयर के अंदर रखते हैं, ये चेयर होती है, ये देखें, दिस इज अ चेयर। ये देखें, ये आपको नजर आ रही है, ये जस्ट टू होल्ड द रेल को पकड़ने के लिए और इस रेल को स्लीपर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए ये स्लीपर चेयर्स इस्तेमाल किए जाते थे। अब जब रेल की पटली के ऊपर व्हील गुजरती थी तो वो नीचे इस चेयर के साथ, इस बॉटम का जो टेबल है वो इस चेयर के साथ फ्रिक्शन की वजह से उसका सरफेस में भी वेयर एंड टेयर और रफनेस आ गई थी। अब उस रफनेस की वजह से जो थी, क्योंकि टॉप सरफेस तो बिल्कुल स्मूथ चाहिए ना, और तो वो स्मूथ सरफेस दोबारा जो है वो नहीं मिल रही थी। तो इसका जो आइडिया था वो फ्लॉप हुआ कि भाई ये डबल हेडेड रेल है तो उसको भी आप सिर्फ उसका हेड इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका जो लोअर टेबल है उसको दोबारा एज अपर टेबल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? न्यू कंसेप्ट केम एंड दे हैव स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग बुल हेडेड रेल। अब बुल हेडेड रेल में क्या किया गया? उसकी भी 3 सेक्शंस थे। जो टॉप सेक्शन है दैट इज द हेड, जो सेंटर है दैट इज द वेब, और जो बॉटम है दैट इज द फुट। ठीक है, 3 सेक्शंस हैं। कौन कौन से 3 सेक्शंस हैं इसमें ये जो है दैट इज द हेड। ठीक है, दिस इज द वेब एंड दिस इज द फुट। So basically we have 3 sections, the head, the web and the foot. अब इसके बनाने का कॉन्सेप्ट ये था कि उन्होंने कहा कि यार हम why we are wasting too much material on the foot, फुट के ऊपर हम क्यों इतना एक्स्ट्रा मटेरियल वेस्ट करें, बजाय इसके कि हम हेड और फुट जो थे वो सेम बनाएं और उसमें सारा मटेरियल यूटिलाइज करें। तो उन्होंने कहा कि ज्यादा इस्तेमाल तो इस हेड का है ना, जब ज्यादा इस्तेमाल इस हेड का है तो मटेरियल क्या किया गया? जो फुट को थिन बनाया गया, फुट के मटेरियल को इस्तेमाल किया गया इन द हेड। तो हेड जो था उसको बड़ा बनाया गया क्योंकि इसका इस्तेमाल ज्यादा था और उसकी वेयर एंड टेयर भी ज्यादा थी। दैट इज व्हाई द हेड वाज कंस्ट्रक्टेड लार्जर इन डायमेंशन एंड द फुट वाज कंस्ट्रक्टेड विद स्मॉलर डायमेंशन।
ठीक है। सो दिस इज हाउ जो थी वो बुल हेडेड रेल वो का कॉन्सेप्ट जो था वो आ गया था। The head is of larger size than the foot, and the foot is designed only to hold up properly the wooden keys with which rails are secured. Two cast iron chairs are required per each sleeper when these rails are adopted. अब इसमें क्या किया जाता है, इसके लिए भी ये जो चेयर्स हैं वो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये चेयर के बगैर जो है वो स्टेबल नहीं होता था। चेयर्स जो थी उनकी प्रोविजन लाजमी है, ठीक है ना। बुल हेडेड रेल में चेयर्स की, चूंकि उनका अगर आप ऐसे बनाते हैं जिसका बॉटम छोटा हो और हेड बड़ा हो, तो फिर क्या होगा, ये स्टेबल तो नहीं होगा। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए जो चेयर्स थी वो लाजिम थी, और इस तरह की चेयर्स जो थी वो हर एक स्लीपर के ऊपर दो दो चेयर्स जो थी, एक एक साइड पे और दूसरा साइड पे जो थी वो प्रोवाइड करना लाजमी थी। उसके बाद जो थी उन्होंने क्या किया, एक तीसरा बंदा था जिसका नाम था विग्नल्स, चार्ल्स विग्नल्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थर्ड टाइप ऑफ रेल बनाई थी इंडिपेंडेंटली, जिनका जो कि सेम 3 सेक्शंस के ऊपर मुश्तमिल थी, द हेड, द वेब एंड द फुट। अब इसमें क्या था, द फुट इज स्प्रेड आउट टू फॉर्म द बेस। ये जो थी इसको फ्लैट फुट रेल इस वजह से कहा जाता है कि इसका जो फुट था, जो बॉटम था, दैट वाज फ्लैट, ठीक है, और हेड जो थी वो बिल्कुल उसी तरह की थी, और वेब जो थी। तो इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने ये किया कि ये जो हेड था, बजाय इस मटेरियल को हेड की तरफ लेके गए, उसने क्या किया, इस मटेरियल को यहाँ पे यूटिलाइज किया गया, और उसका फुट जो था वो नैरोअर बनाया गया था और वाइडर बनाया गया था, उसका स्प्रेड जो था वो ज्यादा था। अब इसमें क्या फायदे थे और उसके, अच्छा इसमें यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि दिस फॉर्म्स द रेल हैज बिकम so much popular that about 90% of the railway tracks in the world are laid with this form of rails. ये जो कंसेप्ट था या ये जो फ्लैट फुटेड रेल्स थी वो इतनी मशहूर हुई, इतने पॉपुलर हुई कि तकरीबन उसके बाद तक 90% ऑफ द रेलवे ट्रैक्स जो दुनिया में बनी है वो फ्लैट फुटेड रेल्स की जो है वो बनाई गई है। अब वाई, क्या इसके पीछे लॉजिक थी, जो फ्लैट फुटेड रेल्स जो थी वो इतनी ज्यादा जो है वो पॉपुलर हुई इन कंपेयर टू द बुल हेडेड एंड द डबल हेडेड रेल्स। उनके कुछ एडवांटेजेस हैं, वो ये हैं कि दे डू नॉट नीड एनी चेयर। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको चेयर की जरूरत नहीं होती, एंड दे कैन बी डायरेक्टली स्पाइक्ड विद द स्लीपर्स। इसको डायरेक्टली जो है, यहाँ पे अगर आप देखें, इसको किसी किस्म की चेयर की जरूरत नहीं है। ये देखें, ये दिस इज द चेयर, ठीक है ना। बाकी जो अगर डबल हेडेड है या फ्लैट फुट बुल हेडेड है, दोनों को ये चेयर रिक्वायर्ड है, इस चेयर के अंदर रखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे इन बोल्ट्स के थ्रू इसको स्लीपर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। जबकि जो बुल हेडेड फ्लैट फुटेड रेल है, तो फ्लैट फुटेड रेल में यहाँ पे डायरेक्टली 2 होल्स जो हैं वो बनाई गई होती हैं, और इसको डायरेक्टली जो है वो स्लीपर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। किसी भी किस्म की चेयर की इसमें जरूरत नहीं होती। अब आप खुद बताएं, एक रेल गर्डर है जिसको आप डायरेक्टली अटैच करते हैं टू द स्लीपर, और दूसरा जो है वो चेयर्स की मदद से करते हैं, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? आप मुझे बताएं, शाबाश, विच वन विल बी मोर स्टेबल? एक सिर्फ आपने इस चेयर के अंदर रखा है और चेयर को जाके फासन किया है विद अ स्लीपर, और दूसरा आपने डायरेक्टली फिक्स किया है इनटू द स्लीपर। विच वन वुड बी मोर स्टेबल? सेकंड वन। एग्जैक्टली, द सेकंड वन, जिसको आप डायरेक्टली जो है वो अटैच करते हैं विद द स्लीपर। सो दैट इज व्हाई दे वर मोर स्टेबल कंपेयर टू द फ्लैट फुटेड एंड कंपेयर टू द बुल हेडेड एंड डबल हेडेड रेल्स। They are much stiffer, यानी स्टिफर भी है। They give the lateral stiffness is important for curves, ठीक है। और इसके अलावा they are less liable to develop kinks. Kinks क्या होती हैं? Curves, and maintain a more regular surface than bull-headed rails.
यानी इसका सरफेस जो है ज्यादा, अब आप खुद देखें कि अगर कोई रेल जो है वो डायरेक्टली आप उसको फासन करते हैं तो ये देखें इसमें मोमेंट जो है या इधर उधर जो है वो मोमेंट बिल्कुल ना होने के बराबर होगी। जब मोमेंट नहीं होगी तो इसमें वेयर एंड टेयर भी कम आएगा और वो ज्यादा स्टेबल भी होगी और स्टिफ भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये सारी उसकी, और इसके अलावा जो किंग्स होती है, किंग्स क्या होती है, किंग्स बोलते हैं इस तरह की कर्वेचर को, जब अक्सर कोई चीज जो है ना इस तरह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने जब वायर को आप जो तार होती है ना बिजली की जो वायर होती है, अब अगर इसको आप खोलें और इसको किसी की चीज के साथ लेट्स ये कील है और इस कील के साथ इसको उस इससे रोटेट करें और आप वापस इससे अनरोटेट करें तो आप देखें ये वायर जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है बिल्कुल, उसकी जो सीखें हैं, उसकी जो कॉपर जो वायर्स हैं वो बिल्कुल इस तरह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इस टेढ़ेपन को कहते हैं किंग्स। अब क्या है इस्तेमाल के साथ, अब आप मुझे ये बताएं, अगर कोई ऐसा मटीरियल जो है जो बिल्कुल डायरेक्टली फिक्स किया गया है, फर्मली फिक्स किया गया है, तो इसमें ये जो टेढ़ापन है वो कम होगा इस्तेमाल के साथ। और अगर इस तरह इसको इसको चेयर के अंदर रखा जाए तो चेयर के अंदर तो ये मूव कर सक रहा होता है ना, हल्की सी मूवमेंट इसकी हो रही होती है। अब इस्तेमाल के साथ क्या होता है, क्योंकि ये तो इतना स्टेबल नहीं होता इसके अंदर, तो ये जाके इसमें वेयर एंड टेयर काज हो जाता है और ये इसमें जो है वो कर्व्स बनना और टेढ़ापन जो है उसमें आ जाता है। ओके, उसके बाद दे आर चीपर देन द बुल हेडेड रेल्स। व्हाई दे आर चीपर, कौन मुझे बताएगा व्हाई, क्यों सस्ती है? सर उसमें उसकी वो एक तो उसकी डायमेंशन का डिफरेंस है, दूसरा ये जो डिफरेंस है ना, और जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसमें चेयर्स इस्तेमाल होती है। ये देखें चेयर, हर एक स्लीपर के ऊपर दो दो चेयर्स इस्तेमाल की जाती हैं, बुल हेडेड और डबल हेडेड में, जबकि फ्लैट फुटेड में कोई चेयर इस्तेमाल नहीं होता। तो चेयर की कॉस्ट सेव हुई कि ना हुई? ठीक है ना, चेयर की जो कॉस्ट थी, ये जो नंबर ऑफ चेयर्स थे, आप खुद अंदाजा लगाए, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चेयर्स वुड बी रिक्वायर्ड। अब वो कॉस्ट जो थी वो उससे सेव हो गई, तो दैट्स व्हाई दे आर चीपर देन द बुल हेडेड रेल। The loads from wheels of trains are distributed over a large area, which results in greater track stability, reduced maintenance, and less rail failure. अब चूंकि ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसका फुट जो है वो फ्लैट है। अब जब फ्लैट है तो ये क्या करेगा, इसकी कौन बेटर लोड डिस्ट्रीब्यूशन करेगा? देखिए इसका एरिया ज्यादा है ना, जब एरिया ज्यादा होगा तो लोड अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा कंपेयर टू द बुल हेडेड और डबल हेडेड रेल। अब यहाँ पे देखें द एरिया इज लेस, तो जो लोड है वो किस्म का कंसेंट्रेटेड लोड होगा, जिसका एरिया नीचे कम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी उसकी जो है वो कम होगी। और जब डिस्ट्रीब्यूशन लार्जर एरिया में नहीं होगा तो उससे क्या होगा, वेयर एंड टेयर जो है वो ज्यादा आएगा, क्योंकि एक पॉइंट पे सारी की सारी स्ट्रेसेस कम एरिया के ऊपर होंगी, तो देयर विल बी हायर वेयर एंड टेयर एंड लेस सर्विस लाइफ। अगर यहाँ पे आप देखें द एरिया इज वाइडर, जब वाइडर एरिया पे ये लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इससे क्या होगा, ये ज्यादा लोड भी कैरी कर सकता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी भी इसकी ज्यादा है, क्योंकि लोड बेटर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इनटू द लोअर बॉटम सरफेस। इज इज क्लियर? तो ये सारी एडवांटेजेस थी जिसकी बेस पे फ्लैट फुटेड रेल वाज प्रेफर्ड कंपेयर टू द बुल हेडेड और डबल हेडेड रेल्स। अब आते हैं टू द गेज। गेज क्या होता है? गेज रेलवे की लैंग्वेज में गेज कहते हैं जो दो रेल की पटड़ियां होती है ना, दो रेल गर्डर्स, उसके दरमियान जो इनर डिस्टेंस होता है, इनर फासला, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द गेज। गेज क्या होता है? ये देखिए एक रेल ये है, एक रेल ये है, इनके दरमियान सेंटर टू सेंटर नहीं बल्कि इनर डिस्टेंस यानी अंदरूनी स्पेसिंग, द इनर स्पेसिंग इज कॉल्ड द गेज। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स। तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा? ये इनर एक आपके पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है,
एक आपके पास आउटर डिस्टेंस है, एक आपके पास इनर डिस्टेंस है। इन तीनों में जो सबसे कम है, जो मिनिमम है, वो कौन सा है? इनर। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दिस इनर डिस्टेंस इज कॉल्ड द गेज। अब हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं। वी हैव 4 to 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस। एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड गेज। ठीक है, मैं इस स्टैंडर्ड गेज से सारी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर लेता हूं। स्टैंडर्ड गेज कौन सा है? ये ऐसा गेज जिसके दो रेल्स के दरमियान जो अंदरूनी फासला है, जो स्पेसिंग है, वो 4 फीट और 8.5 इंच है। 4 फीट एंड 8.5 इंचेस। अब ये जो गेज है, ये जो स्पेसिंग है, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड गेज। अब चाहे जितनी भी स्पेसिंग वो 4 फीट एंड 8.5 इंचेस से कम होंगी, दैट वुड बी काउंटेड एज नैरो गेजेस। तो एक तो नैरो गेज अपना है जिसकी 2 फीट और 2 से 2.5 फीट के दरमियान इसकी गेजेस होती हैं। एक मीटर गेज है, वो भी नैरो गेज में ही आता है। ठीक है, मीटर गेज को भी नैरो गेज ही कहते हैं। दे आल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नैरो गेज, बट इसको मीटर गेज अलग नाम इसलिए दिया गया है कि इसके दरमियान इनका जो फासला होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मीटर गेजेस। ठीक है, और ऐसा गेज जिसकी जो स्पेसिंग है वो 4 फीट 8.5 इंचेस यानी स्टैंडर्ड गेज से ज्यादा हो, वो ब्रॉड गेज में चली जाती है। तो आपके पास इन ब्रॉडर सेंस वी हैव 3 टाइप्स। कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं? एक आपके पास है नैरो, एन मैंने एन से डिनोट किया। एक आपके पास स्टैंडर्ड है और एक आपके पास तीसरा आपके पास है ब्रॉडर गेज। तो वी हैव 3 गेजेस। एक आपके पास नैरो गेज है, एक आपके पास स्टैंडर्ड गेज है, एक आपके पास ब्रॉड गेज है। अब स्टैंडर्ड कौन सा गेज होगा? जिसका फासला 4 फुट और 8.5 इंचेस हो, दैट वुड बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड गेज। और ऐसा ट्रैक जिसमें रेल्स के दरमियान फासला इस 4 फीट 8.5 इंचेस से कम हो। अब कम कितना हो सकता है? कम मुख्तलिफ कैटेगरीज इसकी हो सकती हैं। इसमें एक कैटेगरी 2 फीट वाली भी है, वो भी नैरो गेज में आती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें दूसरी कैटेगरी है 2.5 फीट की भी है, यानी 2.5 फीट की भी गेजेस हैं। दे आर आल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नैरो गेजेस। इसके अलावा 3 फुट एंड 3/8 इंचेस की है। 3 फुट 3/8 इंचेस। अब ऐसी इसको अगर आप मीटर में लें तो ये 1 मीटर के बराबर हो। तो ये जो तीसरा है, दिस इज, क्योंकि वो स्टैंडर्ड गेज से तो कम है ना, तो ये नैरो गेज में आएगा। लेकिन चूंकि ये 1 मीटर के बराबर है इसकी स्पेसिंग, दैट इज व्हाई इसको सेपरेट नाम दिया गया है एज मीटर गेज। तो नैरो गेजेस हमारे पास 3 हैं। 2 फीट के भी नैरो गेजेस हैं, 2.5 फीट के, 2.5 फीट के भी नैरो गेजेस हैं, और 3 फीट 3/8 इंचेस जिसको 1 मीटर के बराबर है, वो भी नैरो गेजेस में आता है। लेकिन इसको आप इंडिपेंडेंट नाम भी देते हैं एज मीटर गेज। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा है दैट इज स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज जो है वो 4 फीट 8.5 इंचेस होती हैं और ये इससे कोई कम ज्यादा नहीं हो सकती। सिमिलरली ब्रॉड गेज में फिर आपके पास 2 टाइप्स हैं। एक 5 फीट वाली भी ब्रॉड गेज है, ठीक है, और 5 फीट एंड 6 इंचेस जो कि 5.5 फुट जिसको कहते हैं, वो भी जो है वो भी ब्रॉड गेज है। ठीक है, तो जो है इसमें क्या क्या है? नैरो गेज, स्टैंडर्ड गेज, ब्रॉड गेज। स्टैंडर्ड गेज इज 4 फीट 8.5 इंचेस, ब्रॉड गेज आर 2, it could be 5 feet and it could be 5 feet 6 inches, and narrow gauges are 3, it could be 2 feet, it could be 2.5 feet, and it could be 3 feet and 3/8 inches, which is equal to 1 meter, and that is why it's got its separate name of meter gauge as well. I hope this is clear. समझ आ रही है आपको स्टूडेंट्स? यस सर, आ रही है सर। ओके, तो अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसको जो सारी एक्सप्लेनेशन है उसको इस स्लाइड में समराइज भी किया है कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द वर्ल्ड रेलवेज आर स्टैंडर्ड गेज।
वाई चूंकि तकरीबन दुनिया में 60% या उससे ऊपर ऊपर जो ट्रैक्स हैं वो नैरो स्टैंडर्ड गेज की बनाई गई है। इस स्टैंडर्ड गेज को इन अदर वर्ड्स इंटरनेशनल गेज भी कहा जाता है, ठीक है। जो गेजेस लार्जर हैं फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड गेज दे आर कॉल्ड ब्रॉड गेजेस। और वो ब्रॉड गेजेस उनकी डायमेंशंस क्या होती हैं? 2 फीट 5 फीट और 5.6 इंचेस। 5 फीट 6 इंचेस साढ़े साढ़े 5 फुट जो है वो तमाम की तमाम ब्रॉड गेज में आती है, क्योंकि वो दे आर लार्जर इन फ्रॉम द स्टैंडर्ड गेज। और दोज गेजेस विच आर स्मॉलर देन द स्टैंडर्ड गेज दे आर कॉल्ड नैरो गेजेस, ठीक है। अब नैरो गेजेस जो हैं वो कॉस्ट में भी कम आती हैं उसके ऊपर और इकोनॉमिकल भी हैं। ज्यादातर जो माइंस नहीं होती, जो कोयले की कान है या मुख्तलिफ किस्म की कान होती हैं माइंस, तो वहां पे ये गेजेस नैरो गेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनको इकोनॉमिकल गेजेस और स्मॉल एरिया में बनानी होती है। क्योंकि वो जो टनल है वो तो बड़ा स्मॉल सा टनल उन्होंने बनाया होता है। अक्सर अगर आप लाहौर की ट्रिप में क्योड़ा की कान कान में अगर नमक वाली कान में कोई गया हो, दे मस्ट दे यू विल ऑब्जर्व देयर कि वहां पे एक ट्रैक बनाई गई है और दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नैरो गेज। डुअल गेज जो है वो ऐसी गेज को कहते हैं जिसमें एक ही ट्रैक में दो गेजेस बनाई जाए, दो ट्रैक्स बनाए जाए। ट्रैक एक हो लेकिन उसके अंदर जो गर्डर्स हैं वो दो गेजेस के हिसाब से लगाए जाए, तो उसको डुअल गेज कहा जाता है। वो आखिर में एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर में आपको बता दूंगा कि डुअल गेज का मकसद क्या है और क्यों प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं ये आपके पास 2 फीट है विच इज ऑल्सो नैरो गेज। यहाँ पे आपके पास 2 फीट 6 इंचेस है, दिस इज ऑल्सो नैरो गेज। यहाँ पे आपके पास 3 फीट एंड 3 इंटू 3 बाई 8 इंचेस जो कि 1 मीटर के बराबर है, दिस इज ऑल्सो अ नैरो गेज, ठीक है। तो ये तीनों आपके पास नैरो गेजेस की कैटेगरी में आती है। फिर आपके पास एक स्टैंडर्ड गेज है और स्टैंडर्ड गेज से फिर बड़े भी हैं जिसमें आपके पास 5 फीट और 5 फीट 6 इंचेस की मुख्तलिफ किस्म की ट्रैक्स हो सकती हैं। दीज आर कॉल्ड द ब्रॉड गेजेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर थ्रू आउट द वर्ल्ड देखें तो 62% ऑफ द ट्रैक्स आर मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड गेज, जो कि इंग्लैंड में है, यूएसए, कनाडा, टर्की, पर्शिया, चाइना, ये तमाम कंट्रीज जो हैं वो स्टैंडर्ड गेज के ऊपर तमाम ट्रैक्स बनाई गई हैं। जबकि ब्रॉड गेज की तरफ आए तो तकरीबन 6% दुनिया में जो है वो ब्रॉड गेजेस हैं। और पाकिस्तान, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान जो है और अर्जेंटीना, ब्राजील, ये कुछ कंट्रीज हैं जिनमें ब्रॉड गेजेस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जो अभी भी जो है वो ब्रॉड गेजेस ही हैं जो कि जिनकी 5 फीट 6 इंचेस वाली हैं। अब आप खुद मुझे बताएं कि वाई ब्रॉड गेजेस आर बीइंग मेड इन पाकिस्तान एंड इन इंडिया and in Europe and in most of the countries they are standard gauges। तो इसका आंसर ये है कि ब्रॉड गेज, जितना गेज ब्रॉड होगा उसके ऊपर जो लोकोमोटिव है, जो ऊपर ट्रेन जो है वो भी बड़ी होगी ना, उसके ऊपर उनके डायमेंशन भी बड़ा होगा। तो चूंकि यहाँ पे इट्स वेरी मतलब जो बनाए गए थे तो इसमें ज्यादातर एक तो ज्यादा मुसाफिर एक ट्रेन में जा सकते हैं ब्रॉड गेज के ऊपर, और जो लगेज ट्रांसपोर्ट की जाती है वो भी ज्यादा जो है वो एक 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 ट्रेन के में ज्यादा चीजें जो है वो लोड की जा सकती हैं। दैट इज वाई जो ब्रॉड गेज हैं तो उसके ऊपर जो ट्रेन चलती हैं वो भी बड़ी वाली ट्रेन होती हैं, उनकी भी डायमेंशन बड़े होते हैं, एंड दैट इज वाई दैट दे कैन कैरी large amount of luggage as well as passengers as well। तो जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान दे आर काइंड ऑफ पुअर कंट्रीज, और ये जो अंग्रेजों के जमाने में ये ट्रैक्स बिछाई गई थी तो उन्होंने उनको उनके जहन में यही था कि हमने जो लगेज है उनको कैरी करना है फ्रॉम वन प्लेस इनटू अनदर प्लेस। तो दैट इज व्हाई इन अ सिंगल ट्रिप a large amount of weight or luggages could be carried। that is why उस जमाने में जो broad gauges थे वो बनाए गए थे in the India and subcontinent पाकिस्तान। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी इन गेजेस।
Do you think uniformity in the gauges is important? Yes, sir. यूनिफॉर्मिटी इन द गेज का क्या Yes, मतलब sir. है? यानी क्या आपके ख्याल में पूरी दुनिया में एक जैसी गेजेस जो हैं वो जरूरी है, या हर एक मुल्क में अपना गेज होना चाहिए? सर Sir, सेम same गेजेस होनी जरूरी है। चाहिए। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी इन द गेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखें, जब गेजेस यूनिफॉर्म होंगे तो देखिए दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है। अब जब ग्लोबल विलेज बनती जा रही है तो लोग सिर्फ, जरूरी नहीं है कि हवाई जहाज में सफर करें, पीपल स्टार्ट टू ट्रेवल थ्रू ट्रेन एज वेल। अब अगर छोटी छोटी कंट्रीज हैं, इफ यू वांट टू मूव टू चाइना, और चाइना में जो ट्रेन है वो डिफरेंट गेज की बनाई गई है और पाकिस्तान में डिफरेंट है, तो पाकिस्तान में जो गेज है जिसके ऊपर ट्रेन चलती है वही ट्रेन जाके चाइना में नहीं चल सकती। ठीक है, क्योंकि वहां का गेज डिफरेंट है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट गेज, द ट्रेन कैन नॉट मूव और ट्रेवल फ्रॉम पाकिस्तान into China and different countries, just because of the difference in gauge. That is why उसमें पैसेंजर्स और लगेजेस जो है उनको बड़ी डिफिकल्टी होगी। सारा जो लगेज है, सारा जो कार्गो है, उसको अनलोड करके दूसरी चाइना वाली ट्रेन में लोड करना पड़ेगा, फिर वो जाके आगे मूव कर सकेंगे। या जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सारे अनलोड होंगे, होके दूसरी वाली ट्रेन में बैठेंगे। दैट इज वाई एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है, और जो है वो यूनिफॉर्मिटी इन द गेजेस जो है, दैट इज मच मच हेल्पफुल इन द करंट सिनेरियो इन दीज डेज। अच्छा, व्हाई दे आर नॉट बीइंग अडॉप्टेड इन द अर्ली एजेस? पुराने जमाने में, पुराने वक्त में ये क्या किया जाता था? कंसेप्ट ये था कि गेजेस जो थी वो डिफरेंट रखी जाती थी फ्रॉम वन कंट्री इनटू अनदर कंट्री। उसके उसके कुछ रीजंस थे। एक तो रीजन ये था कि शुरू के जमाने में देयर वाज नो स्टैंडर्ड इन द बिगिनिंग। पहले जमाने में कोई स्टैंडर्ड नहीं था, ना कोई ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि हम जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करें। इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं था। दैट्स वाई हर हर कंट्री ने अपनी मर्जी के मुताबिक और अपनी डिमांड और नीड्स के मुताबिक जो थी वो गेजेस बनाई थी। दूसरा, उन्होंने कुछ कंट्रीज जो थी उन्होंने नैरो गेजेस को प्रेफर किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन के दे आर इकोनॉमिकल। चूंकि जितना गेज नैरो होगा उतनी उसके ऊपर कॉस्ट कम आएगी। जो ब्रॉडर गेजेस हैं उनके ऊपर कॉस्ट ज्यादा आती है। तो दैट इज व्हाई दे हैव, कुछ कंट्रीज दे हैव दे हैव प्रमोटेड नैरोअर गेजेस, जस्ट बिकॉज कि उनकी कॉस्ट जो थी वो कम आएगी कंपेयर टू द ब्रॉडर गेजेस। और जो लास्ट में और जो मेन रीजन था मुख्तलिफ कंट्रीज में, पुराने जमाने में ये दौर था कि दे यूज्ड टू, देयर वर वॉर्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, रशिया, जर्मनी, यूके, या इस तरह की मुख्तलिफ कंट्रीज में देयर यूज्ड टू बी वॉर्स। तो वो क्या करते थे, वो एक जो आसपास पड़ोसी ममालिक होते थे उनसे अपनी ट्रैक जो थी वो डिफरेंट बनाते थे। उससे उनको फायदा ये होता था, क्योंकि जब जब फौज या जो 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 आर्मी है वो ट्रेन के ऊपर डायरेक्टली जो है वो हमला नहीं कर सक रही थी, क्योंकि उनको जो है जिस ट्रेन से वो आते थे वही ट्रेन जाके दूसरे कंट्री में उसके ऊपर, उस ट्रैक के ऊपर मूव नहीं कर सकती थी। क्योंकि जब इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द गेजेस ऑफ बोथ द कंट्रीज, तो क्या एक कंट्री की ट्रेन जो थी वो दूसरे कंट्री में तो नहीं जा सकती। दैट इज द रीजन उनको एक सेफ्टी महसूस फील होती थी इससे कि हमारा जो गेज है वो दूसरी कंट्री की गेजेस से डिफरेंट है। जो दैट वाज सम ऑफ द रीजंस कि पहले जमाने में इतना यूनिफॉर्मिटी का ख्याल नहीं रखते थे। लेकिन आजकल जो है वो ऐसा कंसेप्ट तो नहीं है। आजकल तो इकोनॉमिकल वॉर हो रही है पूरी दुनिया में। जो कंट्री इकोनॉमी के हवाले से जितनी मजबूत है वही जो है वो दुनिया के ऊपर राज कर रही है। दैट इज व्हाई यू हैव टू, कंट्रीज आर मेकिंग अदर कंट्रीज डिपेंडेंट ऑन देमसेल्व्स। एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपने ऊपर जो है वो डिपेंडेंट बना रही है, एंड दैट इज हाउ दे आर ग्रूमिंग in this world
ठीक है, जो जो वार है वो डेवलपमेंटल वार हो रही है आजकल, इकोनॉमी की वार हो रही है। तो दैट इज वाई आजकल जो है वो सिनेरियो डिफरेंट है, और जो कंट्री इकोनॉमिकली जितना मजबूत है वो उतनी ही वो स्ट्रांग तस्वर किया की जाती है। और इकोनॉमी स्ट्रांग कैसे होती है? जब आप सामान को, जब आप लगेजेस को एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है वो अपना ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, और उस कंट्री को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाते हैं। व्हाट चाइना इज डूइंग दीज डेज, यू कैन इजीली सी कि पूरी दुनिया जो है ऑलमोस्ट उसके ऊपर जो है वो इन्हिसार उनका स्टार्ट हो गया। दे हैव इकोनॉमिकली डेवलप्ड देमसेल्व्स, ठीक है। और आप देख सकते सीपेक इज वन ऑफ द इनिशिएटिव कि उन्होंने रास्ता इसलिए दिया ताकि इन दिस सीपेक विल लीड टू चाइना, टू अफगानिस्तान, देन टू ईरान एंड देन टू रशिया, ठीक है। तो चाइना से जो है वो सामान वो जो है वो मूव करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे टू डिफरेंट कंट्रीज थ्रू बाय रोड। सो आजकल जो वॉर है दैट इज इकोनॉमिक वॉर। अब अच्छा, डुअल गेज की मैंने बात की थी कि डुअल गेज क्या होता है। ट्रैक एक ही होती है लेकिन उसके ऊपर दो गेजेस रखे जाते हैं। दो गेजेस का क्या मतलब है? यानी दो दो डिफरेंट गेजेस आर बीइंग प्रोवाइडेड ऑन अ सिंगल ट्रैक। एक गेज ये है, देखिए स्मॉलर गेज है, और दूसरा लार्जर गेज है। तो ये इसलिए बनाई जाती हैं कि उन एरियाज में के बजाय इसके कि हम दो डिफरेंट ट्रैक्स बनाएं, एक ही ट्रैक के ऊपर जो है वो टू गेजेस प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि चाहे नैरो गेज वाली ट्रेन इसके ऊपर आएगी तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकेगी, और ब्रॉडर गेज वाली ट्रेन अगर इसके ऊपर आएगी वो भी इस्तेमाल कर सकेगी। तो ये एक जो है इट्स अ काइंड ऑफ अ सोल्यूशन इन दोज एरियाज वेयर देयर आर डिफरेंट ट्रेन्स एंड डिफरेंट ट्रैक्स, ठीक है। अच्छा, अब एक दो और चीजें हैं जिसको नाम तो गेज दिया गया है लेकिन इनका ताल्लुक ट्रेन के साथ है। इनका ताल्लुक जो ट्रैक है, जो रेल है उनके साथ नहीं है, बल्कि ट्रेन के साथ इनका ताल्लुक है। एक को कहते हैं लोडिंग गेज और दूसरा हमारे पास है कंस्ट्रक्शन गेज। लोडिंग गेज क्या होती है? लोडिंग गेज जो ट्रेन, ठीक है ना, जो ट्रेन की जो लोकोमोटिव है या जो रेलवे व्हीकल्स हैं उनकी मैक्सिमम हाइट और विड्थ, उसको हम कहते हैं लोडिंग गेज, ठीक है। लोडिंग गेज का क्या मतलब है? एक तो ये स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये जो स्पेसिंग है यहां से लेकर यहां तक, इस स्पेस को भी गेज कहा जाता है लेकिन ये रेल के हवाले से। और एक है लोडिंग गेज, ये इसका ताल्लुक रेल के जो डब्बा है उसके साथ इसका ताल्लुक है। अब उस रेल के डब्बे की जो मैक्सिमम हाइट होती है ये हाइट, और इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है ये विड्थ, this width and this height is called the loading gauge. Is this clear now? The height and the width of the railway vehicle, जो ट्रेन है, रेलवे व्हीकल का क्या मतलब है? ट्रेन है। The height and width of the railway vehicle is called the loading gauge. अब इस एक पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर मुख्तलिफ ट्रेन्स मूव कर रही होंगी, ठीक है ना। लेट सपोज दे आर एक ट्रैक ये बनाई गई है, ये ट्रैक है। अब इस ट्रैक के ऊपर तो मुख्तलिफ किस्म की ट्रेन्स मूव कर सकती हैं, लेकिन इनमें से एक ट्रेन जो कि जिसकी डायमेंशन सबसे ज्यादा हो, ठीक है, जो कि इस ट्रैक को इस्तेमाल कर सकती है, दैट could be termed as the loading gauge, उसको फिर हम लोडिंग गेज कंसिडर करेंगे। यानी जो कुछ ट्रेनें छोटी होंगी डायमेंशन, कुछ ट्रेनें बड़ी होंगी, तो जो सबसे बड़ी ट्रेन है जो कि एक ट्रैक को इस्तेमाल कर सकती है, जरूरी नहीं है कि हर एक बड़ी ट्रेन जो है एक ट्रैक को इस्तेमाल कर सकती है, जो उस ट्रैक को इस्तेमाल कर सकती है, तो जो बड़ी से बड़ी ट्रेन उस ट्रैक को इस्तेमाल कर सकती है, that would be taken as the dimension of that train would be taken as the loading gauge. अब क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकती हर एक लोडिंग गेज? इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकती
क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो ट्रेन है वो बिल्कुल खुले एरिया से गुजर रहा हो। कभी कभार ट्रेन जो हैं वो इस तरह के टनल्स, ठीक है ना, टनल से और ब्रिजेस के ऊपर से गुजर रही होती हैं। तो जब टनल्स और ब्रिजेस के ऊपर से गुजर रही हैं तो खुले एरिया में तो वो आराम से उसके ऊपर गुजर जाएंगी। तो क्या टनल में से अगर कोई ट्रेन अपने डायमेंशन उसकी बहुत बड़ी है तो क्या वो टनल में से गुजर जाएगी? नो वे। तो जो आगे जितनी भी ब्रिजेस आ रही हैं, जितनी भी टनल्स आ रही हैं, वो फिर उसी लोडिंग गेज के हिसाब से बनाई जाती हैं, ठीक है ना। ये जो आगे ब्रिजेस आएंगी या टनल्स आएंगी तो वो ये देख के बनाई जाएंगी कि इस ट्रैक के ऊपर जो हाईएस्ट डायमेंशन वाली ट्रेन है वो कौन सी गुजरेगी। तो उस हिसाब से फिर ये क्या करेगी, ये जो टनल्स हैं या जो ब्रिजेस हैं वो उसी लोडिंग गेज के हवाले से बनाई जाती है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही स्टूडेंट्स? यस सर, आसान है सर। ओके गुड। अच्छा, अब क्या किया जाता है, जैसे ही ट्रेन एक ट्रैक के ऊपर दाखिल होती है तो एक फिजिकल बैरियर बनाया जाता है ये। अब वो फिजिकल बैरियर किस लिए बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं ताकि अगर वो फिजिकल बैरियर में से वो ट्रेन गुजर जाए तो इसका मतलब ये है कि ये आगे इस ट्रैक के ऊपर जितनी ब्रिजेस आएंगी, जितने टनल्स आएंगे, वो उन तमाम के तमाम में से ये आसानी आराम से गुजर जाएगी, उसको आगे डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है ना। ये देखें, ये दिस इज कॉल्ड द, एक लोडिंग गेज के लिए ये एक फिजिकल बैरियर है। ये देखें, ये एक बैरियर है इस तरह का पूरा, एक पोल या पोस्ट लगाते हैं, ये जो ऊपर आपको नजर आ रही है, ये एक पोस्ट लगाते हैं, ये देखें, और उस पोस्ट से ये अवेजा करते हैं, ठीक है। एक आर्च टाइप की शेप जो है वो अवेजा की जाती। अब अगर इसके अंदर से ट्रेन गुजर गई तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आगे ब्रिजेस आ रही हैं या आगे जितनी भी टनल्स आएंगी वो तमाम की तमाम जो है ये ट्रेन उसमें से आराम से गुजर जाएगी। यानी वो, ये बेसिकली एक क्या कह सकते हैं इसको, ये बनाई गई है लोडिंग गेज के हवाले से कि भाई इसमें से, इस ट्रैक में से, इस ट्रैक के ऊपर जो मैक्सिमम डायमेंशन वाली ट्रेन है वो इतनी जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जा सकती। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप इस्लामाबाद में आप लोगों ने देखा होगा, या अगर आप कराची उधर गए होंगे लाहौर वाली साइड पे, तो एक क्रॉस ब्रिज बनाई गई होती है, ठीक है। और क्रॉस ब्रिज के ऊपर लिखा होता है कि भाई, या अगर आप किसी टनल में भी जा रहे हैं, ये जो मलखंड वाला पोर्शन है, तो उसमें भी देखा लिखा होता है कि इतने फीट वाली गाड़ियां जो है वो उसमें से जा सकती हैं। इससे अगर बड़ी डायमेंशन की गाड़ी है तो अपना रास्ता चेंज करें, उनके लिए उन्होंने मुतबादिल रास्ता दिया होता है। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है, ठीक है, कि ये उन्होंने सिर्फ एक हाइट रिस्ट्रिक्शन के लिए कि ये जो आगे जितनी भी टनल्स हैं, ट्रैक्स हैं, वो उसमें इतने डायमेंशन वाली ट्रेन जा सकती है, इससे बड़ी वाली डायमेंशन की ट्रेन इसके ऊपर नहीं जा सकती। तो बजाय इसके कि रास्ते में उनको डिफिकल्टी हो, वो यहीं से जो है वो अपना रास्ता तब्दील कर ले, ठीक है ना। तो दैट इज बेसिकली लोडिंग गेज के लिए एक फिजिकल बैरियर बनाया जाता है। अच्छा, एक होती है लोडिंग गेज, एक होती है कंस्ट्रक्शन गेज। अब देखें लोडिंग गेज क्या है। लोडिंग गेज तो जो ट्रेन की मैक्सिमम हाइट और विड्थ होती है उसको तो लोडिंग गेज कहते हैं, लेकिन जो आगे जो टनल्स हैं, जो ब्रिजेस हैं, या जो प्लेटफॉर्म के शेड्स हैं, वो जितनी हाइट और विड्थ की बनाई जाती हैं उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन गेज। अब कंस्ट्रक्शन गेज कहां से आता है? जब जब लोडिंग गेज के साथ एडिशनल क्लियरेंस हाइट और क्लियरेंस विड्थ ऐड की जाए तो दिस बिकम्स द कंस्ट्रक्शन गेज। अब लेट सपोज लोडिंग गेज जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें, इस ट्रेन की यहाँ पे मैंने लिखा है हाइट। अगर हाइट जो लोडिंग गेज की है वो है फॉर एग्जाम्पल 10 फीट, ठीक है, और विड्थ जो ट्रेन की है लेट सपोज दिस इज 8 फीट। अब दिस इज द लोडिंग गेज फॉर दिस ट्रैक। अब कंस्ट्रक्शन गेज क्या होगा? अगर हम इसके साथ एडिशनल क्लियरेंस ऐड करें, लेट सपोज मैं इसके साथ 2-2 फीट का क्लियरेंस ऐड करता हूं,
यहां पे भी 2 फीट का ऐड किया और यहां पे भी 2 फीट का मैंने एक ऐड किया, ठीक है। अब नाउ व्हाट वुड बी द कंस्ट्रक्शन गेज? द लोडिंग गेज इज 8 फुट एंड 10 फुट एंड द कंस्ट्रक्शन गेज वुड बी, उसकी विड्थ बन जाएगी आपके पास 10 फुट, यानी इसके साथ एडिशनल क्लियरेंस डिस्टेंस आ गई है एंड दिस विल बी 12 फुट। इज दिस क्लियर नाउ? जब आपके पास जो लोडिंग गेज है उस लोडिंग गेज के साथ एडिशनल क्लियरेंस ऐड कर लें, जो नेसेसरी क्लियरेंस है, उस नेसेसरी क्लियरेंस के बाद दिस बिकम्स द कंस्ट्रक्शन गेज। अब व्हाई वी कॉल दिस कंस्ट्रक्शन गेज? इसको कंस्ट्रक्शन का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि आगे जितनी भी ब्रिजेस हैं, ये देखें, अब यहां मुझे कौन बताएगा कि व्हाट वुड बी द लोडिंग गेज एंड व्हाट वुड बी द कंस्ट्रक्शन गेज? ये देखें, यहां पे देखें, ये यहां इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से लेकर यहां तक, ये रेड तो शायद पता नहीं नजर आ रहा है आप लोगों को, नहीं या नजर नहीं आ रहा। ये देखें, ट्रेन की जो मैक्सिमम हाइट है वो यहां पे है कि नहीं है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। यस सर। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर, ये भी तो सही नजर नहीं आ रही, इस पॉइंट तक, दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्रेन, यानी व्हील यहां पे है तो यहां तक जो है इसका मैक्सिमम हाइट होगी। दिस विल बी द हाइट h। स्क्रीन के ऊपर, आई होप दिस इज विजिबल, कलर तो नजर नहीं आ रहा, इट मे अगेन मूव टू द रेड। ठीक है, दिस इज द h, तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्रेन। अब दिस मैक्सिमम हाइट वुड बी द, एंड द मैक्सिमम विड्थ कौन सी होगी, यहां से होगी कि नहीं? ट्रेन की विड्थ जो है सर, ट्रेन की जो मैक्सिमम विड्थ है। अब दिस मैक्सिमम विड्थ एंड मैक्सिमम हाइट वुड बी कॉल्ड एज द लोडिंग गेज। शाबाश। और ये देखें, ये जो टनल बनाया गया है, इस पे यहां पे भी, टॉप में भी अगर आप देखें आपको स्पेसिंग नजर आ रही है, और साइडों में भी आप देखें स्पेसिंग नजर आ रही है। यस नजर आ रही है कि नहीं आ रही? साइडों पे भी देखें स्पेसिंग नजर आ रही है, और टॉप में भी देखें, आपको यहाँ टॉप में भी स्पेस आपको नजर आ रहा है, और साइडों पे भी एडिशनल क्लियरेंस तो नजर आ रही है। अब अगर कंस्ट्रक्शन, सॉरी, इस लोडिंग गेज की हाइट के साथ आप क्लियरेंस ऐड करें, दिस बिकम्स द कंस्ट्रक्शन गेज। और इसी तरह इस विड्थ के साथ भी क्लियरेंस ऐड करें, तो दिस विड्थ एंड दिस हाइट ऑफ द टनल is basically the construction gauge, and this height and width of the train is called the loading gauge। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब जो कंस्ट्रक्शन गेज है, व्हाई वी कॉल दिस कंस्ट्रक्शन गेज? क्योंकि जो टनल है वो इसी गेज के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ठीक है, इन्हीं डायमेंशंस के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन गेज। तो दिस इज, यहां पे आप देखें, अभी तक, इज दिस सेफ? नो सर। नॉट एट ऑल, ठीक है, दिस इज नॉट सेफ। दैट इज व्हाई एडिशनल क्लियरेंस जो है वो दी जाती है एट द अलोंग द विड्थ एज वेल एज अलोंग द हाइट, ताकि जो है आसानी के साथ जो किसी भी टनल के अंदर से कोई भी ट्रेन जो है वो आसानी के साथ पास हो सके उसके अंदर से। सो कंस्ट्रक्शन जो गेज है उसमें लोडिंग गेज के साथ एडिशनल विड्थ और एडिशनल क्लियरेंस हाइट जो है वो रखी जाती है। ओके, लास्ट पोर्शन ऑफ दिस लेक्चर इज द वेट ऑफ द रेल। स्टैंडर्ड रेल सेक्शन जो है, यूजुअली जो रेल है वो एक गर्डर जो है, एक सिंगल गर्डर, वो बेसिकली वेट पर यूनिट लेंथ के हिसाब से लिया जाता है। वेट पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है कि मतलब पर मीटर उसका कितना किलोग्राम वेट बनता है, दिस बिकम्स द वेट पर यूनिट लेंथ। अब ये जो हर एक गर्डर की जो वेट है पर यूनिट लेंथ वो चेंज होती है, और वो डिपेंड करती है इन फॉलोइंग रीजंस के ऊपर। मैक्सिमम परमिसिबल लोड कितना है, जितना ज्यादा लोड, लेट सपोज आप एक ऐसा ट्रैक डिजाइन कर रहे हैं जिस पे एक्सट्रीमली हैवी लोडेड ट्रेन गुजरेंगी, तो उसके लिए फिर आपको जो रेल बनानी है वो भी तगड़ी रेल बनानी होगी ना, ठीक है, हायर लार्जर वेट पर यूनिट लेंथ जो है वो रखनी पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा वजन वाली रेल होगी
उतनी ज्यादा वजन वाली गाड़ी उसके ऊपर आसानी के साथ गुजर सकेगी। ठीक है, उसके अलावा डेप्थ ऑफ द बेलास्ट के ऊपर डिपेंड करता है, एंड टाइप एंड स्पेसिंग ऑफ द स्लीपर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 3 चीजें हैं जिसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है कि रेल का जो पर यूनिट वेट है वो कितना रखा जाएगा। अच्छा, दिस इज द स्टैंडर्ड रेल सेक्शन, ठीक है, जिसमें ब्रॉड गेजेस अगर आप देखें तो तकरीबन 60 किलोग्राम पर मीटर जो है इनकी विड्थ, इनका सेक्शन का जो वेट पर यूनिट मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे इनकी मुख्तलिफ वेट्स हैं, 52 किलोग्राम भी हो सकती हैं और 60 किलोग्राम भी हो सकती हैं। 52 किलोग्राम इसका वजन कम है, तो इसका मतलब है कि थोड़े से नॉमिनल वेट के लिए ये गेजेस इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन अगर हैवी सेक्शन है तो इसका हैवीएस्ट सेक्शन क्या है, 60 किलोग्राम पर मीटर। 1 मीटर के सेक्शन का जो वजन है इस गर्डर का वो तकरीबन 60 किलोग्राम होता है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 13 मीटर और 12 मीटर होती है। यहाँ पे आगे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि ये तकरीबन 13 मीटर रखी जाती है फॉर ब्रॉड गेजेस एंड 12 मीटर रखी जाती है फॉर नैरोअर गेजेस। ठीक है, जो लेंथ है, अब आप मुझे बताएं, जो लॉन्गर लेंथ्स हैं वो प्रेफर की जाती हैं, लॉन्गर लेंथ्स आर बीइंग प्रेफर्ड, बट दे आर लेसर वुड बी द नंबर ऑफ जॉइंट्स, क्योंकि जितनी रेल की लंबाई जो है, ये चीज एक गर्डर जो है, जितनी इस गर्डर की लंबाई ज्यादा होगी उतने जॉइंट्स इसमें कम आएंगे। अब जॉइंट्स जितने कम आएंगे तो उतने आपके पास वीक सेक्शंस जो हैं वो ट्रैक के अंदर कम होंगी कि नहीं होंगी। अब देखें, आप खुद देखें, जिसमें जॉइंट्स कम होंगी, अब अक्सर फेलियर जो है वो जॉइंट्स पे होता है। अगर जितनी जॉइंट्स आप कम देंगे उतना आपने इसको स्ट्रॉन्गर बना दिया, तो मिनिमम जॉइंट्स आपके पास आएंगी, एंड द कॉस्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस विल आल्सो बी रिड्यूस्ड, क्योंकि जो फिटिंग्स हैं, ये जो बोल्ट्स हैं, नट्स हैं, और ये सारी चीजें भी कम हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि हम इतना लंबा लेयर रेल जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसकी वजह से उसका एक स्टैंडर्ड रेल लेंथ रखी गई है। और ये स्टैंडर्ड रेल लेंथ क्यों रखी गई है? बिकॉज लैक ऑफ फैसिलिटीज फॉर ट्रांसपोर्ट। आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर आप इंतहाई लंबी रेल बना लें तो उसको कौन ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? इतनी लंबी गाड़ी भी तुम्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दैट इज वाई जो है उसकी लेंथ के ऊपर फिर ये जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड लेंथ मुकर्रर की है कि भाई बस ठीक है, इतनी लेंथ हम प्रोवाइड करेंगे। डिफिकल्टीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड हैवी इंटरनल थर्मल स्ट्रेसेस भी इसके अंदर होती है। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये जो ब्रॉड गेजेस हैं उसकी जो लेंथ है वो 13 मीटर रखी गई है स्टैंडर्ड, और जो मीटर और नैरो गेजेस हैं उनकी लेंथ जो है वो 12 मीटर होती है। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर जो है ये दिस लेक्चर वाज अ लिटिल सिंपल। ठीक है, अगर इसमें किसी का कोई सवाल है तो ये आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में हम इसका नया लेक्चर फिर पढ़ेंगे। ठीक है, आज